यह दिवस एक उत्कृष्ट चिकित्सक के रूप में मानवता की सेवा में अभूतपूर्व योगदान देने वाले डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी को समर्पित है। मैं उन्हें नमन करता हूं। चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक सेवा में उन्होंने जो योगदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टरों को भगवान के समान यूं ही नहीं माना गया है। कोरोना महामारी से देश को उबारने में तो डॉक्टरों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसा कठिन समय में डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिस प्रकार दिन रात कोविड मरीजों को देखभाल में जुटे रहे थे, उसके लिए समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में सामने आए थे। कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को नया जीवन प्रदान किया। आज भी हमारे डॉक्टर्स निरामया राजस्थान के हमारे संकल्प को साकार करने में जो सक्रिय योगदान दे रहे हैं वो सराहनीय है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर को हर व्यक्ति जिसको आवश्यकता होती है वो आज ही नहीं हमेशा से भगवान का दूसरा रूप मानता है। और वो रूप मानते हुए उसके मन में जो आपके प्रति श्रद्धा भाव है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, कभी कभी ऐसे विचार आते हैं कि जो ये श्रेणी वो है जिनके सामने मैं बात कर रहा हूं कि ये देश की उन प्रमुख श्रेणियों में आती है। आप वो लोग हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य को तो आप अच्छा रखते हैं, लेकिन प्रदेश और देश के स्वास्थ्य को भी आप अच्छा रखते हैं, क्योंकि आपके प्रति समाज में जो विश्वास है, आपके प्रति जो समाज में सम्मान है, आपके प्रति जो उन लोगों का समर्पण भाव है वो अलग है। और आपके पास हर व्यक्ति आता है। किस रूप में कौन व्यक्ति आपके बीच में आए, किस परिस्थिति में आए, उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। दूसरा, मैं इस बात को इसलिए और कहना चाहता हूं, एक कहावत है, गांव में कहते हैं मौत मुकदमा मानगी। मानगी यानी कि बीमारी, मौत मुकदमा मानगी और चौथा मेहमान घर के थाली लोटा बेचकर इनको राखो मान। इस शब्द की गहराई है, ये ऐसे नहीं बना। क्योंकि व्यक्ति की मौत होती है, व्यवस्था करने के लिए कहीं से लाए, पड़ोस से लाए, हाथ से लाए, उसको व्यवस्था करनी होगी। किसी के साथ अगर मुकदमा लग गया तो वो सारा कुछ छोड़ देगा, लेकिन मुकदमा के लिए कहीं ना कहीं से लेकर के आएगा, व्यवस्था करेगा और वो जाएगा, तारीख में बैठेगा, वकील को भी देगा और वो भी करेगा, अपना काम कराएगा। और तीसरा है बीमारी। उनको पता है, कभी कभी आप भी कहते होंगे साहब घर जाके सेवा कर लीजिए, संभावना नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो कहता है डॉक्टर साहब कुछ भी हो, कैसे भी हो, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन देश को अगर कैसे भी हो, मेरा ये परिवार का सदस्य, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, ताऊ, ताई, कोई भी है, कैसे भी मैं करूंगा, लेकिन आप करिए। चौथा मेहमान,
आपके घर में क्या है क्या नहीं है इसको कोई मतलब नहीं, मेहमान आएगा तो उसको तो खाना खिलाना ही पड़ेगा, बहन आएगी तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा और उसको विदा भी देनी पड़ेगी। इसको नहीं कर सकते, आपकी काम चल जाएगा। ये चार हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तो भी इसको हम किस तरह से देखते हैं। कभी कभी मैं देखता डॉक्टर साहब 8 बजे 9 बजे 5 बजे तक की ड्यूटी है, लेकिन 5 6 7 8 बज जाते हैं और आज घर पहुंचे और घर पहुंचते पहुंचते फोन आ जाता है कि साहब इमरजेंसी आ गई, आप आइए। हम आपकी समझते हैं, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आई है खाने की थाली कर रहे थे, फोन आ गया, घर परिवार के 2 मिनट में कुछ नहीं खाना खा लो, लेकिन आपको पता है मरीज की स्थिति क्या है, आपने वो निवाला तोड़ा, निवाला थाली में रख दिया और आप वापिस चल दिए। ये आपका समर्पण है। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, किसी को इसको कहने की आवश्यकता भी नहीं है। यह सिर्फ आपके मन के अंदर की जो भावना है, उस मन के अंदर की भावना को यह समझते हुए कि ईश्वर ने मुझे यह दायित्व दिया है। बहुत आपके साथ भी होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे लेकिन नहीं बने, आपके साथ पेपर भी उन्होंने दिया होगा, एक नहीं 2 3 3 बार दिया होगा, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। आप भाग्यशाली हैं कि आपको उन लोगों को जो हर चीज में समर्पित भाव होकर के आपके पास आते हैं, उनकी सेवा का मौका आपको ईश्वर ने दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा, कभी कभी हम आंदोलन करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने परीक्षा के लिए भी मेहनत की, पढ़े जब मेहनत की, डॉक्टर में नंबर लाने के लिए आपने कंपटीशन पास किया, 4 साल वहां भी रहे, फिर पीजीबी की जीवन के प्रमुख साल आपके चले, प्रमुख साल बहुत लंबा, क्योंकि इसको सीखने में, समझने में, करने में फिर आपका अनुभव भी मिलता है। लेकिन कभी कभी हम जो हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमको जो लोग मानते हैं, हमारी जो श्रेणी है, हम कभी कभी तुलना कर लेते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति किस परेशानी में आता है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, और सभी एक समान नहीं होते हैं। आपकी श्रेणी उन बुद्धिजीवियों में आती है जो गिले चुने, और इसीलिए मैंने कहा कि आपको प्रदेश को, देश को भी स्वास्थ्य रखने में, स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा योगदान है, समाज को दिशा देने में बहुत बड़ा योगदान है। हमें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे प्रदेश को दिशा देने के लिए आपके क्षेत्र में तो करना है, लेकिन बाकी और क्षेत्र में भी है। आपके अनुभव को मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं बस चिकित्सक के क्षेत्र में मैंने समेट के रख लिया। आप सर्वव्यापी हैं, आप हर क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, आपका अनुभव होगा। हम चाहते हैं कि आपका योगदान पूरी तरह से है। जब कभी बात आती है कि वरिष्ठों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ बैठना है, तो व्यक्ति पहला नंबर डॉक्टर का लिखता है, पहला नंबर डॉक्टर का आता है, और वो इसलिए आता है कि समाज को दिशा देने का काम। इसलिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ईश्वर ने एक नेक काम और अच्छे काम में लगाया, और इसलिए आपको धरती का भगवान कहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। हमने देखा है कि जो हमें लगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमें क्या करना है, हमने
पहले दिन कहा था कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। हम मैन पावर से लेकर के जो भी हमारा काम है, जो हमारे डॉक्टरों को आवश्यकता है और हमारे राजस्थान को स्वस्थ रखने के लिए जो हमें आवश्यकता पड़ रही है, निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने विगत 1.5 वर्ष के समय में ही स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया है। गांव गाड़ी तक चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने का प्रयास किए गए हैं। हमने अपने पहले ही बजट में स्वास्थ्य के लिए 27,660 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा है। यह हमारे बजट का 8.26% था। शायद ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो, कभी ये 5.5 और 6 से ऊपर नहीं गया, लेकिन हमारा 8.26 है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले स्वास्थ्य के लिए कभी भी इतने बजट का प्रावधान नहीं किया गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर कितने संवेदनशील हैं। हमसे पहले प्रदेश में जो सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल के किसी भी बजट में स्वास्थ्य को 6% से अधिक बजट नहीं दिया। पूर्व की सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार देने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाने जैसे कई सपने दिखाए। चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक लाभ के लिए बिना पर्याप्त वित्तीय प्रावधान के कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। पिछली सरकार ने सिर्फ हवाई बातें की, धरातल पर न घोषणा पूरी हो सकी, न योजना को वास्तविक लाभ मिल सका। शहरों के साथ साथ गांव ढाणी तक चिकित्सा का ढांचा दयनीय हालत में था। पिछली सरकार के समय शुरू की गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नीतिगत खामी क्रियान्वयन में वही लापरवाही के कारण प्रदेशवासियों को इसका लाभ नहीं मिल सका। हमारी सरकार ने आमजन की पीड़ा को समझा और चिरंजीवी योजना की खामियों को दूर कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना लागू की। पूर्व की सरकार के समय इस योजना में करीब 1,800 पैकेज ही शामिल थे, जिनके कारण कई लोगों को उपचार नहीं मिल पाता था। अब एलोपैथी से लेकर आयुष पद्धति तक, सामान्य बीमारियों से लेकर ट्रांसप्लांट एवं रोबोटिक सर्जरी तक उपचार की सुविधा मिल रही है। मां योजना में अब 2,300 से अधिक पैकेज शामिल हैं। योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी शुरू कर दी गई है, ताकि प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में जाकर भी अपना उपचार करा सकें। योजना से प्रतिदिन 8,000 मरीजों को 9 करोड़ से अधिक राशि का उपचार मिल रहा है। अब इस योजना के लिए हमने 3,500 करोड़ रुपए डेडिकेट मां कोष गठित कर दिया गया है। पिछली सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। पूर्व की सरकार के पहले 1 वर्ष में एक भी, मैं ये तुलना बता रहा हूं, उनको बड़ी नाराजगी लगती। जब मैं 1.5 साल बना 5 साल कहता हूं। कुछ चीजें हैं जो मैं बता सकता हूं। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बताई, आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी बताना चाहता हूं। 1 वर्ष में एक भी उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मोन्नत नहीं हुआ था पहले 1 वर्ष में। उन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही किसी नई पीएचसी, सीएचसी व अब्दुल्ला अस्पताल, जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल या ट्रोमा सेंटर की स्थापना की गई। जबकि हमारी सरकार में हमने 1.5 साल में 19 नए उपस्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए, 49 उपस्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिणत किया, 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की और 43 पीएचसी का सीएचसी में क्रमोन्नत किया। साथ ही 47 उपजिला चिकित्सालय, 12 जिला अस्पताल, 8 सैटेलाइट अस्पताल, 6 नवीन ट्रोमा सेंटर खोले। इसी प्रकार उन्होंने पहले 1 साल में बेड की संख्या 50 बेड की वृद्धि की, जबकि हमने 1,416 नए बेड बढ़ाए हैं। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि जब काम होता है, काम करते हैं, तो उनकी स्थिति अपने आप स्पष्टता से दिखती है। गत सरकार ने युवाओं से भी चल दिया, उनके पेपर लीक रिकॉर्ड और समय पर भर्तियां नहीं की।
हमने चिकित्सा में 24,000 से अधिक, माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे, हमने 24,000 से अधिक भर्तियां की हैं, करीब 26,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पहले वर्ष में चिकित्सा विभाग में अराजपत्रित वर्ग में मात्र 112 नियुक्तियां की गई थी। हमारी सरकार ने पिछले एक साल में 5 नए मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किए। इस वक्त टोंक एवं जैसलमेर के मेडिकल कॉलेज को भी प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने आयुर्वेदिक अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, जबकि वो इतना बढ़िया है। हमारे यहाँ 700 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रिम्स को विकसित करने का काम भी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि कई बार मैंने देखा है कि उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति करते हैं, क्या होता है उसमें, भैया 5-6 किलोमीटर है, आपको क्या परेशानी होती है। लेकिन हमें देखना चाहिए हमारे ये हॉस्पिटल आज की स्थिति, अगर हमारे एसएमएस की हम देखते हैं तो ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, सबसे अच्छी इसमें सुविधाएं हैं। निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के नहीं, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के मरीज भी इसमें आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हमें और हम कितना कर सकते हैं। ऐसे में जो अस्पताल प्रतिदिन 15,000 रोगियों का भार होता है, रिम्स से ये भार कम होगा अगर हम उसको ठीक प्रकार से करेंगे। संकल्प पत्र के वादे को पूरा करते हुए हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया है। इसके तहत 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अब तक 357 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं और चालू वित्तीय वर्ष में 148 खोलेंगे। प्रदेश में कुल 20,348 स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। अब तक 11,655 से अधिक चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें योग, वेलनेस गतिविधियां भी शामिल हैं। हम मां वाउचर योजना शुरू कर गांव कस्बों में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन लागू कर इसमें विभिन्न गतिविधियां एवं नवाचार शामिल किए हैं। ऑनलाइन हेल्थ रिकॉर्ड के लिए आभा आईडी, सभी स्वास्थ्य कर्मियों और संस्थानों को हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एवं पंजीकरण, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम आदि इसमें शामिल है। राज्य में अब तक 6 करोड़ 23 लाख से अधिक आभा आईडी बनाई जा चुकी है। आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। बुजुर्गों की जांच उपचार के लिए भी सभी जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों की शुरुआत की है। इन वार्डों में बुजुर्गों को एक ही स्थान पर जांच, दवा, उपचार आदि की सुविधाएं मिल रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम परिवार में देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, हमारे बुजुर्गों की स्थिति क्या होती है। कई बुजुर्ग हमारे ऐसे होते हैं कि जिनकी देखभाल करने के लिए बड़ी परेशानी होती है। हमने उनको भी सहारा देने का काम किया है, इसलिए हमने ये रामाश्रय वार्डों की शुरुआत की है। अस्पतालों में टीम मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। जयपुर के कावटिया जयपुरी अस्पताल में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जल्दी इसे अन्य अस्पतालों में भी लागू करेंगे। राजस्थान ने टीबी नियंत्रण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में राजस्थान ने देश भर में 3रा स्थान प्राप्त किया है। हमारे प्रयासों से राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं देश भर में मिसाल बन रही हैं। निरामय राजस्थान का संकल्प साकार करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संस्थागत प्रसव नवजात एवं शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर सहित कई स्वास्थ्य मानकों में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से आगे है एवं देश के कई बड़े राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। हमारा उद्देश्य आप सभी के सहयोग से इन पैरामीटर्स को और आगे ले जाना तथा 100% लक्ष्य हासिल करना, यह हमारा संकल्प है। मैं आपसे कई बार मैं कहता हूं और मेरे मन में एक भाव भी रहता है कि जब तक हमारे हर व्यक्ति को सुविधा नहीं मिले, हमारा अस्पताल में मशीन नहीं हो, इक्विपमेंट जब तक पूरी तरह से नहीं हो, उनको संचालन करने वाले नहीं हो, मैन पावर हमारे पास नहीं हो, डॉक्टर हमारे पास नहीं हो, कंपाउंडर हमारे पास नहीं हो, तो जब तक काम नहीं होता है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम
क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है। और इन मूलभूत सुविधाओं को अगर हम ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान नहीं बन सकता है। समय पर इलाज मिले, सुलभ इलाज मिले, इसलिए हमने कहा है, हमने देखा कि राजस्थान में एक्सीडेंट में कई केस लगातार बढ़ रहे हैं। हमने इसके लिए हमारे जो हाईवे, जो आपने देखा होगा, जो हमारे कॉरिडोर बने हुए हैं, हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, उस पर एक रेस्ट एरिया बनाए गए हैं। हम भी चाह रहे हैं कि राजस्थान में इस तरह के हम हर 50-60 किलोमीटर पर आंकलन करके हम रेस्ट एरिया उसमें दें। उसमें हमारे डॉक्टरों का भी हम निर्धारण करें, उसमें ट्रॉमा सेंटर या हमारी ईएससी, उसमें सारी सुविधाएं उसमें हो, एम्बुलेंस भी हमारी वहां हो। यहां तक हम इतना करना चाहते हैं कि उसमें हम उस एरिया बड़ा हो हमारा, क्योंकि हमें पता है कि ट्रक वाला कितने घंटे चला सकता है, उसके बाद उसको नींद आएगी, तो वहां अपना गाड़ी में पार्किंग में खड़ा करे, आराम से रहे, रेस्ट एरिया मिले, उसको रूम की भी व्यवस्था हो, डॉर्मेट्री की व्यवस्था हो, टॉयलेट वगैरह बड़ी व्यवस्था वहां हो। वहां पर हम ये चाहते हैं कि उसका एक सही कराने के लिए गैरेज भी वहां उपलब्ध हो जाए, जैसे छोटी मोटी खराबी हो तो उसमें गैरेज में जब तक वो सही कराए। हम इसमें इतना भी किया है कि वहां हम एक हेलीपैड बनवा करके अगर कोई इस तरह की घटना होती है और तुरंत उसको करना पड़े तो हम उसको एयर के माध्यम से उसको हम अस्पताल जल्दी पहुंचाने का काम करें। वहां उसका पूरा एरिया उसमें बना करके उसको हम दें, जिससे कि वो ऐसा स्थान हो कि जहां किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये व्यवस्था हर हाईवे पर, क्योंकि वाहन आगे बढ़ने हैं, कम तो होने नहीं है, वाहन आगे बढ़ने हैं, इस तरह की घटनाएं बढ़े, इसलिए हमने 9 ग्रीन फील्ड हमारे राजस्थान के लिए हमने लिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान एक अग्रणी राजस्थान बने। राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं, हमको देखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो। राज्य राजस्थान के माध्यम से उद्योगपति आए, हमारे यहाँ उद्योग लगाए, उसके लिए भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कई हमारे मेडिकल के हमारे कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए हमारे एमओयू हुए हैं, वो करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आए कि लोगों को उसकी सुविधा मिले, ये भी हमारा है। मैं अंत में आपसे इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि आपका स्वास्थ्य के प्रति तो है ही, लेकिन राजस्थान की प्रगति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप अपना पूरा योगदान दें, लोगों का मोटिवेशन भी करें। हमारे क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है। हमारे पास में, हमारे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, हम एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य का बोध भी हमें रहे, हम उन लोगों को भी याद दिलाते रहे कि हमारा दायित्व क्या है समाज के प्रति। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बड़ा होता है, लेकिन जब पड़ोस में घर पूछने जाते हैं तो उसका घर ही पता नहीं पता है। हम बोलते हैं यहाँ भलाने बोल रहते हैं क्या, बोल रहे नहीं भैया हम तो नहीं जानते, और मालूम पड़ा कि दूसरे घर में ही रहते हैं। तो जब तक हमारा सामाजिक सरोकार नहीं होगा, हम लोगों को अपनी भाव और भावना से अवगत कराते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी उससे जोड़ेंगे नहीं, जब तक काम नहीं चलेगा। हम जानते हैं आपका इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, इसलिए आपको भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन हमें दूसरे क्षेत्रों में भी हमें काम करना चाहिए। अब अगर दूसरे क्षेत्रों में काम करेंगे, आप कहेंगे उसका समाज में एक महत्व है, क्योंकि आपकी जो समाज में स्वीकार्यता है, आप जो कहेंगे समाज उसको स्वीकार करता है, आप कहेंगे उसमें समाज से जब आप किसी को कुछ कहेंगे तो लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है, और वो विश्वास हमें कायम करना है। हमारे प्रदेश का अच्छे नागरिक कैसे बने? कई बार लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का यह काम थोड़ी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई कार्य हाथ में लिया था लोगों का, ये लेकिन ये सबसे बड़ा काम है। और आज देश के अंदर आप देख रहे स्वच्छता को लेकर के कितना बड़ा मिशन चल रहा है, लेकिन विरोधी लोगों ने कहा था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इसके साथ हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य भी होने चाहिए।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कितना कम हो रहा है, इससे समाज में वैमनस्यता होती है, समाज में किस तरह की विचार उत्पन्न होते हैं, समाज में कुरीतियां पैदा होती हैं। उन्होंने उस बात को लिया कि अगर हमारी बेटियां बनेंगी तो हमारे समाज में कुरीतियां फैलेंगी, इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हाथ में लिया। और आज आप सभी को पता है कि हमारे लिंग अनुपात में कितनी बढ़ोतरी हुई है और उसमें कमी आई है। या नहीं, आज हम कहते हैं गाड़ी लेकर के चलते हैं, हमें गाड़ी चलती है तो प्रदूषण भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है, तो हम उसका कितना फॉलो कर रहे हैं? वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हम प्रदूषण कर सकते हैं तो हम पर्यावरण को बचाने की बात नहीं कर सकते क्या? तो हमें देखना चाहिए हमें कहां आवश्यकता है, हमको पूछना चाहिए कि हम पेड़ कहां लगाए हमारी मां के नाम, और मां के नाम एक पेड़ नहीं, जहां जहां आप जाए वहां लगाइए। बाद में जब आप जाएंगे माता जी आपको सभी जगह याद आएंगे कि मैं माता जी के नाम का पेड़ लगा के यहां गया था। इस काम को भी हमें करना चाहिए। हमारे दोनों काम हो रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उन पूर्वजों ने हमारे पर्यावरण को कैसे बचा के रखा, हमारी संस्कृति है, हम पहाड़ों को भी पूछते हैं, नदियों को भी पूछते हैं, वृक्षों को भी पूछते हैं, उसका महत्व आपकी समझ में आ गया, हमारी समझ में आ गया कि हम क्यों पूछते हैं। अगर पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो हम और आप ठीक रहेंगे क्या? इसके अलावा मैंने एक दिन हमारे डॉक्टरों की मीटिंग में मैंने कहा था कि हम जब इंतजार करते हैं बीमार हो जाते हैं, इसलिए इंतजार करते हैं कब बीमार होने वाले हैं। अरे मेरे भाई और बहनों, आप तो इतने श्रेष्ठ हो, आपको तो यह भी पता है कि बीमार किससे होंगे,